सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सीवी ई विद्यालय के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। जिस मोटिवेशन के साथ हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, आज उसी मोटिवेशन के साथ केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी को, कि कोलिजन थ्योरी एक्चुअली में है क्या। आज आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कोलिजन थ्योरी कहती क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, फिर पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन और देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ हम लोग करेंगे ढेर सारा पीवाईक्यू आपके नीट और जेईई एग्जाम का। तो चलिए बिना किसी डिले के साथ शुरुआत करते हैं एक नई मोटिवेशन के साथ आज की इस खूबसूरत सी क्लास का। आइए समझते हैं कोलिजन थ्योरी को कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। देखो यार, अगर मैं आपके सामने एक जनरल सी रिएक्शन लिखूं, जैसे कि मैं आपसे बोल देता हूं कि A+B गिव्स आउट C। अब इस रिएक्शन से ये बात तो साफ समझ में आ रही है कि सर ये A और B जो है ना, इसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। इतनी बात तो सर हम सबको पता है। और ये इधर जो आपने C लिखा है ना, ये कुछ और नहीं सर, ये प्रोडक्ट है। वेरी गुड बेटा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इतनी सी बात तो तुमको पता है। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है दुनिया का, तो आपको एक चीज पता है ना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। यानी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नॉन एज केमिकल रिएक्शन। ये डेफिनेशन पढ़ते थे ना। तो जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नए बॉन्ड कैसे बनेंगे, और जब तक नए बॉन्ड नहीं बनेंगे केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि जब कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जैसे एक है A, एक है B, इनके बीच में भयानक टक्कर होती है, इनके बीच में कोलिजन होता है। और जब ये कोलिजन होता है तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और फिर जाकर के प्रोडक्ट बनता है। मतलब कि अगर सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा। अगर ये कोलिजन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं, देखो जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें क्या लगता है कि सर यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट तो है, एक A है और एक B है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे A होंगे, बहुत सारे B होंगे। भाई हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि A के एक ही मोल है, B के एक ही मोल है ना। बहुत सारे A होंगे, बहुत सारे B होंगी, और जब ये आपस में टकराएंगे, इनकी आपस में टक्कर होगी A और B, तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा, है ना, जिसे बोलते हैं C। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। जरूरी नहीं है कि सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टकरा के, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करें तो ही प्रोडक्ट बने, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर इनका कोलिजन इफेक्टिव होगा, अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन और इनकी सफिशिएंट एनर्जी होगी, तभी प्रोडक्ट बनेगा। मतलब जरूरी नहीं कि सारे A और B कोलाइड करके प्रोडक्ट बना ले। जिनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन में टक्कर हुई होगी, जिनकी सफिशिएंट एनर्जी होगी, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट, ये कहती है भाई कि केमिकल रिएक्शन तभी होता है, केमिकल रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन, कब होता है भाई? जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर विथ सफिशिएंट एनर्जी, है ना। मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं कि सारे और भी टकरा के प्रोडक्ट बनाने, नहीं, ये जब सफिशिएंट एनर्जी से टकराएंगे और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे, तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। बस इतनी सी बात बोलती है कोलिजन थ्योरी। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब ये जो कोलिजन थ्योरी है, इसकी कुछ एजम्पशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या एजम्पशंस है सर? पहली एजम्पशंस कि कोलिजन थ्योरी में हम लोग जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल मानते हैं, उनको हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल मानते हैं। हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल मतलब, जैसे देखो मैंने रिएक्टेंट को A लिखा तो मैंने गोल गोल एज्यूम किया, इसको स्फीयर एज्यूम किया। मैंने रिएक्टेंट के पार्टिकल जैसे एक रिएक्टेंट का पार्टिकल था A, तो इसको भी मैंने गोल गोल बनाया। B था, इसको भी मैंने गोल गोल बनाया। क्योंकि कोलिजन थ्योरी ऐसी कहती है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं? हार्ड स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल तो है, पर ये जो स्फीयर है ना, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है A, अब ये हार्ड स्फेरिकल है। अब हार्ड बोलने का मतलब क्या है? हार्ड बोलने का मतलब यह है कि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये कहने का मतलब है हार्ड। तो जो पहली एजम्पशन से आपको समझ में आई
कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल की तरह होते हैं, मतलब इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यहां से जो बात आपको समझनी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ये समझनी है। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि जैसे जब आप एक बीकर में, जैसे मान लो मैंने कहा A प्लस बी गिव्स आउट C, मान लिया मैं ऐसे बोलता हूं। अब A और B रिएक्टेंट के पार्टिकल हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं C, तो A और B के पार्टिकल को जब मैं बीकर में डालूंगा, है ना, जैसे मान लो A और B को डाला तो इनमें टक्कर होगी तो भी तो प्रोडक्ट C बनेगा। तो ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो A के मॉलिक्यूल है, B के मॉलिक्यूल है, ये सब रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो दूसरी एजम्पशंस ये है कोलिजन थ्योरी के कि मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। पहला एजम्पशंस कि हार्ड स्फेरिकल होते हैं, इनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दूसरा एजम्पशंस मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस रैंडम मोशन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब कोलिजन होता है ना। केमिकल रिएक्शन कब होगी? जब कोलिजन होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसे आपको याद रखना है कि भाई सारे कोलिजन, मतलब जरूरी नहीं है कि जितने भी ए और बी टकराएंगे सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ऑल कोलिजन डू नॉट कॉज रिएक्शन। सर कौन सा कोलिजन रिएक्शन कराएगा? अभी बताऊंगा। जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे, है ना, ऐसा टक्कर हो प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो टकराएंगे। दूसरा, जिनकी प्रॉपर एनर्जी होगी या सफिशिएंट एनर्जी होगी, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। सारे नहीं कन्वर्ट होंगे, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर तो इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन हुई, अगर तो इनकी सफिशिएंट एनर्जी हुई, तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यानी रिएक्टेंट के पार्टिकल को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उनके सामने दो बैरियर है। पहला कौन सा बैरियर है? पहला है प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा है एनर्जी बैरियर, मतलब उनको सफिशिएंट एनर्जी से टकराना पड़े तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अच्छा मालिक, अब ये जो सफिशिएंट एनर्जी हम लोग जो बोल रहे हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो सफिशिएंट एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को केमिस्ट्री के अंदर E से दिखाते हैं। किससे? E से। अब ये क्या होती है? जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं A प्लस बी गिव्स आउट C। अब अगर A और B के पार्टिकल टकराए, A और B के बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो वो तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे अगर ये प्रॉपर एनर्जी से टकराए, यानी एक सफिशिएंट एनर्जी से टकराए। सर वो सफिशिएंट एनर्जी क्या होती है? वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं EA, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम। ध्यान से देखो भैया, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल to form the activated complex and initiate a chemical reaction। सर ये बात थोड़ी समझाइए ना। देखो बेटा, वैसे जनरली अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम मुझे बताओ केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो इंसान सीधा बोलता है कि सर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। मतलब जनरली एक बच्चे से अगर पूछो कि एक बताओ एक केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो सर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल होते हैं, वो टकराते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स होते हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, फिर एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है सर? एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हाँ अच्छा सर, ये तो हमको पता ही नहीं था। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनता है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। रिएक्टेंट के पार्टिकल टकराने के बाद सीधे प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बीच में एक चीज बनती है जिसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे, जिस इंसान की एनर्जी ज्यादा है ना, उसे कभी सुकून नहीं मिलता है। तुम छोटे बच्चे को देखो, कितना एनर्जेटिक रहता है, उसका हाथ पैर ये हमेशा करता रहता है। तो याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर अगर किसी की एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होता है बेटा? ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो भाई रिएक्टेंट पहले कोलाइड करते हैं, मतलब रिएक्टेंट के पार्टिकल पहले एक चीज बनाते हैं जिसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। इसी वजह से ये अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, क्योंकि देखो नेचर में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है कि स्टेबल हो जाए। अब जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स चाहेगा इसकी एनर्जी कम हो, तो ये क्या कर देता है? स्टेबिलिटी के लिए एक चीज बनवा देता है जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? कम होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से। मतलब ये स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? ये स्टेबल होना चाहता है ना। इसकी एनर्जी लेस देन होती है ना, एनर्जी लेस देन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो भैया अभी तक जो तुम्हारे मन में चलता था, क्या चलता था सर? हमारे मन में ये चलता था कि सर सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है, ऐसा नहीं है। रिएक्टेंट पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब कुछ बात बताने जा रहे हैं, वो आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब जैसे मैंने आपको बोला कि A प्लस बी गिव्स आउट C, A प्लस बी गिव्स आउट C, है ना। मान लो मेरे पास ढेर सारे A के मॉलिक्यूल है, ढेर सारे B के मॉलिक्यूल है, A और B, A और B, A और B। तो देखो इनमें से वही मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे जिनकी एनर्जी सफिशिएंट होगी। सफिशिएंट मतलब जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। समझ रहे हो? सफिशिएंट एनर्जी जब मैं बोलता हूं कि जब सफिशिएंट एनर्जी से कोलाइड करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी वही प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये सर एक्टिवेशन एनर्जी का लफड़ा क्या है? मतलब जब तक एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी होगी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यही बात मुझे आपको समझानी है। ठीक है, कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होनी चाहिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्टिवेटेड या एक्टिवेशन एनर्जी। बस ये मुझे आपको समझाना है। तो क्या सारे ए और बी के पास में जरूरी है कि सारे ए और बी इस तरीके से कोलाइड करें सफिशिएंट एनर्जी से? बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे देखो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक्टिवेशन एनर्जी का पूरा मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, H2 प्लस I2 गिव्स आउट HI। अब यहां पे H2 और I2 के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं सफिशिएंट एनर्जी से, तब HI बनेगा। अब देखो भाई, ये ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ किसके किसके बीच का बना हुआ है? ये ग्राफ बना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, यानी वही एनर्जी, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, या इसको आप बोल सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच का। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच का एक ग्राफ बना हुआ है। ये जो यहां पे ये जो एनर्जी है ना, सबसे टॉप वाली एनर्जी, ये इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये मान लो एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ना ए, ये एक प्रोडक्ट बना रहा है बी, तो ए की एनर्जी कम से कम इतनी, यहां तक पहुंचने की एनर्जी, देखो भाई ये इस तरीके से टकराए रिएक्टेंट कि ये यहां तक पहुंच जाए, मतलब इसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। अगर इसकी एनर्जी यहां तक पहुंचने लायक हो गई, देखो ए से बी कब बनेगा, मतलब H2 और I2 मिलके HI कब बनाएंगे? जब ये आपस में इस तरीके से टकराएं सफिशिएंट एनर्जी से। वो सफिशिएंट एनर्जी क्या? एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि यहां पे पहुंच जाए। यहां पे पहुंचने के लिए इनको खूब बढ़िया तरीके से, इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। ये कंडीशन है भाई, जब तक यहां पे पहुंचेंगे नहीं। अब यहां पे पहुंच गए तो इधर आना तो आसान है ना, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी चाहिए। और ये जो जगह है इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा था ना, रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिर प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। अब तुम देखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज्यादा है, देखो यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो ये क्या हो जाता है? खटाक से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट यानी बी में। मतलब H2I2 रिएक्ट किए, अब कितनी एनर्जी चाहिए इसे? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर यहां तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए। और जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया, खटाक से प्रोडक्ट बन जाएगा जिसे बोलेंगे HI। तो मतलब हर इंसान को कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, यहां तक पहुंचने की एनर्जी चाहिए। उसके बाद इधर तो अपने आप प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। ये खटाक से अपनी एनर्जी कम कर लेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा देगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव कोलिजन कंडीशन, कि सर कब इफेक्टिव कोलिजन होगा। आपने कहा कि जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, है ना। मैंने आपसे कहा इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करें, है ना। जैसे ए और बी
कि पार्टिकल अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करेंगे, अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है अभी आपको मैं समझाऊंगा, तब जाकर के प्रोडक्ट बनेगा सी। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो पहली चीज, अगर इफेक्टिव कोलिजन चाहते हो तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराए, और दूसरा अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो टकराव इस तरीके से हो कि एनर्जी ऑफ कोलिजन जो हो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो एक्टिवेशन एनर्जी के, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा, कम से कम उतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। आइए मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। देखो, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ए और बी गिव्स आउट सी, मैंने ऐसा बोला। अच्छा एक बात बताओ, अब इसमें जरूरी तो है नहीं कि ए और बी प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन करें, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएं, या जितने ए और बी के मॉलिक्यूल हैं सबकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, और जो प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कितने ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, है ना, हमें मान लो कोई आपसे पूछे कि बताओ कितने ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी जो होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी से के बराबर या उससे ज्यादा होगी, है ना, कितने ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बताओ जिनकी एनर्जी, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी, इसका फॉर्मूला होता है e के पावर माइनस EA/RT। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब लगाना है, कैसे लगाना है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगाओगे e के पावर माइनस EA। अब यहाँ पे जो EA है ना, ये EA ऐसे होगा यार, ये EA ऐसे होगा, है ना, EA/RT। बोलो क्लियर है? EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे E क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA क्या है, EA जो है इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और R तो जानते ही हो आप, गैस कांस्टेंट, R की वैल्यू होती है 8.314, और T क्या है, T है टेम्परेचर, है ना। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा ना कि मॉलिक्यूल को समझाता हूं भाई, समझाता हूं, पहले तो इसकी ब्राइटनेस कम करता हूं। मैंने कहा ना मॉलिक्यूल को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराना पड़ेगा ताकि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो। पहला देखो यार, मैंने तुमसे एक बात बोली थी, चलो आओ मेरे साथ एक चीज देखो। मैंने कहा था कि इनके पास ना दो बैरियर हैं, अगर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो इनके पास तो एक तो बैरियर था एनर्जी बैरियर, कि ये इस तरीके से टकराएं ताकि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है ना, कोलिजन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो एक्टिवेशन एनर्जी के। तो पहला तो एनर्जी बैरियर क्रॉस करें, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। एक बैरियर कौन सा है, ओरिएंटेशन बैरियर, कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएं। अब ये ओरिएंटेशन में प्रॉपर कैसे टकराते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो आप जरा इस डायग्राम को देखो, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल जो है ये है, जैसे मैं आपसे बोल देता हूं ये है ए, ये है ए और ये है बी, दिख रहा है आपको? चलो कोई दूसरा कलर यूज करते हैं, ये है ए, ये है बी, चलो चलो नहीं 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 ये है ए, ये है ए और ये है बी, ठीक है। जैसे मान लो आपसे बोलूं A प्लस बी गिव्स आउट C। अब देखो अगर ये A और B, ये A है तो ये B है, आके आ रहा है इसे टकराने के लिए, ये A और B टक्कर करने जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखो ये इनकरेक्ट टक्कर हुई, ये सही टक्कर नहीं हुई। ऐसा क्यों सर, क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि ये सही टक्कर नहीं हुई? क्योंकि देखो इनके बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है, एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है। लेकिन अगर ये ऐसे आए, जैसे मान लो ये A है, ये A है और ये B भी है, अगर ये कुछ इस तरीके से आए, साइड वाइज आए, इस तरीके से आए, तो इस तरीके से आएंगे, तो अब जब इनकी टक्कर होगी तो इनमें ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा, और ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट रहने का मतलब इनका प्रॉपर टकराव हुआ, प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो देखो प्रोडक्ट बन गया AB, प्रोडक्ट क्या बन गया, AB, है ना। तो A और B टकराए और एक प्रोडक्ट बन गया AB। लेकिन कब प्रोडक्ट बना, देखो ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट नहीं बना, क्यों? क्योंकि देखो ये जब टकराए तो इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था, यहाँ पे सरफेस एरिया कांटेक्ट बहुत कम था, देखो प्रोडक्ट नहीं बना। लेकिन जब ये इस ओरिएंटेशन में टकराए, इस ओरिएंटेशन में टकराए तो प्रोडक्ट बन गया। तो एक तो एनर्जी बैरियर, क्यों टकराए तो उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा हो, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर, और इस ओरिएंटेशन बैरियर को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पे स्टेरिक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा? पी स्टेरिक। तो ओरिएंटेशन वेरिएशन रिफर्स टू दी रिक्वायरमेंट, refers to the requirement that reacting molecules must collide with a proper relative orientation for a chemical reaction to occur। प्रॉपरली टकराना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो। तो मतलब ये दोनों जरूरी है। अब एक चीज होती है इस चैप्टर में जिसे हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बेटा कोलिजन फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत जरूरी है। चलो आओ समझते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं जेड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ नहीं यार, जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं ए और बी गिव्स आउट सी, तो ए और बी के पार्टिकल, जैसे मान लो एक कंटेनर है ना, इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, ए और बी इसमें बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे होंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बोलती है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन अकर्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? कितने कोलिजन। मान लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम 2 कोलिजन हो रहे तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम 4 कोलिजन होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। मतलब पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कितने कोलिजन हो रहे हैं, इसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये एक टर्म है यार, जानना जरूरी था तो मैंने आपको पढ़ा दिया, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, आइए देखते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर एक बात बताओ, जैसे मान लो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी, जेड ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा टक्कर होगी, तो अगर जेड ज्यादा होगा तो एक बात बताओ, प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बनेगा भाई। जितनी ज्यादा जेड होगी, जितनी ज्यादा कोलिजन होगी, है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट होगा, है ना। तो अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। इसको भाई याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या, पहला होता है भाई पी, है ना, और जेड, जेड क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये मैंने क्या लिखा है जरा मैं आपको समझाता हूं कि देखो भाई, यहां पे जो मैंने लिखा है उसको मैं आपको समझाता हूं। पी क्या होता है सर? पी को बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर। कि भाई अगर मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकराएंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर पी ओरिएंटेशन, पी की वैल्यू ज्यादा है, पी स्टेरिक की वैल्यू ज्यादा है, पी को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन फैक्टर या पी स्टेरिक। तो पी स्टेरिक क्या बताता है कि मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। जनरली इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करती है। तो अगर पी की वैल्यू ज्यादा है मतलब मॉलिक्यूल बढ़िया कोलाइड कर रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन अच्छा है ना। तो अगर पी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ज्यादा होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है जेड, जेड ए बी मतलब रिएक्टेंट के पार्टिकल है, ए और बी। ए और बी के पार्टिकल के बीच में यानी रिएक्टेंट के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी क्या है? जेड को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, कि ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने रिएक्टेंट के पार्टिकल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम टकरा रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर जेड ज्यादा होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसीलिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना दिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी जेड। आप चाहो तो ए बी को इग्नोर कर दो, ए बी का कोई मतलब नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, पी जेड ए के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये ए के पावर माइनस ई ए बाई आर टी क्या होता है? ये तो मैंने बताया ही है। ये क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी, है ना, बराबर या उससे ज्यादा है, किससे? एक्टिवेशन एनर्जी के। भाई जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी एक्टिवेशन एनर्जी के, जितने ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, उतनी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है ना, याद है, क्लियर है? आगे बढ़। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरहेनियस इक्वेशन। ये अरहेनियस इक्वेशन क्या बोलता है भाई? देखो अरहेनियस इक्वेशन जो होता है इसका सिंपल सा काम है, ये हमको ना जो रेट कांस्टेंट होता है जिसे आप लोग के बोलते हो, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिलेशन बताता है। मतलब ये कुछ ऐसा बोलता है, अरहेनियस इक्वेशन का काम ये होता है, हमको बताता है कि किस तरीके से रेट कांस्टेंट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस तरीके से रिलेट करता है। ये सारी चीजें हमको बताता है अरहेनियस इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर माइनस ए बाई आर टी। देखो सारी चीजें सेम है यार, ये चीज तो आपको पता ही है। ये जो मैंने इतना लिखा है
E के पावर माइनस ए बाई आर टी क्या होता है? ये होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा की वैल्यू है। और यहाँ पे जो ए है, ए जो होता है उसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो ये एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, इसके पहले लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और या इसको कई किताबों में, है ना, इसको बोला जाता है अरेनियस पैरामीटर। तो आप दोनों बोल सकते हो। देखो एक्सपोनेंशियल वैल्यू के पहले लिखा हुआ है तो उसको बोल सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको बोल सकते हैं अरेनियस पैरामीटर। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको बोल सकते हैं अरेनियस पैरामीटर। तो दोनों बातें आपको लर्न करके रखनी है, क्या किसका क्या मतलब होता है। और यहाँ पे जो के है ये तो आप जानते ही हो, ये है रेट कांस्टेंट, है ना। तो आप देखो कहीं ना कहीं ये जो हमारी अरेनियस इक्वेशन है ये हमको बता रही है कि रेट कांस्टेंट किस तरीके से टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेट करता है, ये हमको बताता है। देखो ये टेम्परेचर, यहाँ पे टी किसके लिए है? टेम्परेचर के लिए है, अभी आगे बात करेंगे हम लोग। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी से कैसे रिलेट करता है ये हमको बताता है क्या? अरेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करके रखनी है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, E के पावर माइनस ए बाई आर टी। अब सुनिए हमारी बात, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, है ना। हाँ, अब ये जो पूरी बात है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला अरेनियस इक्वेशन में हमने बोला K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ए के पावर माइनस ए बाई आर टी। यहां पे बेटा मेरी कुछ बात ध्यान से समझना, यहाँ पे नीट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे के तो पता है, अब एक तो के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ पे ना आप जरा मेरी ध्यान सुनना, जब हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक तो के का मतलब होता है रेट कांस्टेंट, और दूसरा के हमको बताता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, है ना। के किसके बारे में हमको बताता है? के बताता है हमको नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के बारे में, कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हुए, है ना, इफेक्टिवली कितना कोलिजन हुआ, ये हमको बताता है के। और ए जिसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अरेनियस पैरामीटर, ये बताता है हमको टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। अब इसके ऊपर नीट 2024 में मेरे हिसाब से एक सवाल पूछा गया था, है ना। 2024 में पूछा गया, 2021 में भी शायद पूछा गया है, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं याद है, लेकिन क्वेश्चन आया है ये मुझे याद है ना। और ये तो आप जानते हो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग इक्वल आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या, क्वेश्चन था कि क्या के की वैल्यू ए से ज्यादा हो सकती है? क्या के की वैल्यू ए से ज्यादा हो सकती है? तो जिस बच्चे को प्रैक्टिकल मतलब नहीं पता हुआ है ना, जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। आपको सारे टाइम का मतलब पता होना चाहिए। तो के का मतलब क्या होता है सर? के का मतलब होता है सर इफेक्टिव कोलिजन, कितना इफेक्टिव कोलिजन हुआ। और ए का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो एक बात बताओ, क्या जितने कोलिजन है सारे कोलिजन को इफेक्टिव बोलोगे आप? सारे कोलिजन इफेक्टिव होंगे? नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो सकते हैं, पर उसमें से जरूरी थोड़ी कि जितना कोलिजन हो उससे ज्यादा। भाई जैसे मान लो ए और बी ये दोनों टकराए, ए और बी टकराए, ए और बी टकराए, ठीक है, टकराए। अब ये टकराए अगर, तो टोटल कोलिजन कितना हुआ? 3। अब इसमें से इफेक्टिव कोई एक ही दो हो गए ना, यानी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई? 3। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इफेक्टिव कोलिजन, तो मान लो इफेक्टिव कोलिजन आया 1, तो इफेक्टिव तो कम ही होगा ना, सारे कोलिजन थोड़ी इफेक्टिव होंगे। तो मतलब के की वैल्यू ए से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग था, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि सारे कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये एक पीवाईक्यू है, और ये आप तभी समझ सकते हो जब आपको सारे टर्म का मतलब पता हो। ऊपर से पढ़ लिए कि रेट कांस्टेंट होता है, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, नहीं, ये भी पता होना चाहिए कि के का मतलब होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और ए का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। तो याद करो जो हमने अरेनियस इक्वेशन पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर माइनस ए बाई आर टी।
यही तो हमने पढ़ा है अरेनियस इक्वेशन में। हाँ सर यही पढ़ा है, फिर से लिखता हूं। अरेनियस इक्वेशन में हमने देखा है कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ पे ए क्या है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ए के पावर माइनस ए बाई आर टी है, अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, ए के पावर माइनस ए बाई आर टी की बात करूं, तो जरा आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। क्या समझोगे सर? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, तो ए बाई आर टी की वैल्यू कम आनी चाहिए। बोलो कम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ए बाई आर टी की वैल्यू, भाई जो भी इसकी वैल्यू होगी वो कम आएगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पर आप देखो यहाँ पे एक माइनस साइन भी तो लगा हुआ है, तो मतलब होनी चाहिए वैल्यू कम, पर माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जो हमारी एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। घटना चाहिए था, ये बाई आर टी की वैल्यू घटनी चाहिए था, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊं तो घटना चाहिए था, पर माइनस लगा है ना, तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू बढ़ गई तो भाई जितना ये बढ़ा उतना के बढ़ा, तो ओवरऑल के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो के की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ सर बढ़ेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर और के के बीच में ग्राफ बनाऊं, टेम्परेचर और के के बीच में मैं ग्राफ बनाऊं, है ना, या किसी भी ग्राफ बनाऊं, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे के की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ग्राफ है कि नहीं है? हाँ, ग्राफ ऑफ के वर्सेस टी, है ना। अगर मैं के वर्सेस टी का ग्राफ बनाऊं तो हमने अभी देखा सर कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब के की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो के और टी के बीच का जो ग्राफ होगा वो बेटा देखो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। बहुत बच्चे सोचते हैं इसको ऐसे कर दो, ऐसे नहीं होगा यार। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से डायरेक्ट के बढ़ता तो ऐसा होता। देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर बढ़ रहा है कहीं, तब फिर जा करके के की वैल्यू बढ़ रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ होगा ना एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियली बढ़ने का मतलब कुछ ऐसा बढ़ेगा, है ना। बहुत जगह पे इसकी ग्राफ ऐसे भी देखने को मिलती है, तो दोनों सही है। के और टी है, बहुत जगह जीरो से स्टार्ट किया जाता है। देखो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के की वैल्यू बढ़ेगी, पर कैसे बढ़ेगी? एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1/t। जरा इसको मेरी बात को ध्यान से समझना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसा मैं लिख देता हूं k इज इक्वल टू a के पावर माइनस ए बाई आर टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया, इक्वल टू लगा दिया, मान लो जो k आया है कांस्टेंट उसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से मैं लॉग लेने जा रहा हूं, तो बाई टेकिंग लॉग, या मैं लिख सकता हूं बाई टेकिंग नेचुरल लॉग, जिसे बोलते हैं ln, बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ ln ले लूं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a। और बेटा एक्सपोनेंशियल फैक्टर ln लेने के बाद एक्सपोनेंशियल फैक्टर हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए अपान आर टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मैं एक काम करता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपान आर, और इसको लिख दो इंटू 1/t। लिख दो कि नहीं लिख दो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब जरा मैं ग्राफ बनाता हूं, कैसे ग्राफ बनाएंगे जरा मेरी बात को ध्यान समझना। ये सब याद रखना बेटा, ये सब याद रखना। किसके किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं? ln के वर्सेस 1/t के बीच में ग्राफ बनाते हैं, 1/t के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो जब ये ग्राफ बनेगा तो y इज इक्वल टू, ये x एक्सिस है तो ये m हो जाएगा, है ना। y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो स्लोप इंटरसेप्ट कितना होगा? ln है। और इसका स्लोप देखो, m की वैल्यू कितनी है? m की जो वैल्यू है जिसे बोलते हैं स्लोप, ये है माइनस ए बाई आर, मतलब इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है ना। तो लीनियर ग्राफ है क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, पर स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा? c मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ln a। और इसका बेटा स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप नेगेटिव होगा, और जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ए बाई आर।
याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे सामने आई है कि ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तो ln को log में कन्वर्ट कर सकता हूं ना? हाँ सर कन्वर्ट कर सकते हो भाई। क्या करना पड़ेगा? ln को कन्वर्ट करने के लिए 2.03 log होता है। ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 log होता है ना? यही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो अगर मैं ln को log में कन्वर्ट करूं तो हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू log a माइनस, यहां पे हो जाएगा, इसको भी कन्वर्ट करूंगा ln को तो हो जाएगा 2.303 log a माइनस EA बाई RT। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर यही होगा। अब अगर मैं 2.303 को डिवाइड कर दूं, इधर भी मैं दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर दूंगा इसको इधर की तरफ, यहां भी, इसको भी और इसको भी 2.303 जब मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2.303 से कट गया, 2.303 से कट गया। अब देखो क्या आया, ये आ गया log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपान RT। RT को बोल सकता हूं 2.303 RT, 2.303 RT। तो बस इसको आपको लर्न करके रखना है। क्या? log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT। वहां पे क्या था? ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपन 2.303 नहीं था, यहाँ पे ये आ गया। तो एक ln वाला फॉर्मूला याद रखो, एक log वाला फॉर्मूला याद रखो। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ log k और 1/t के बीच का ग्राफ बताओ। तो भाई सिंपली y इक्वल टू mx प्लस c पुट करो, ये y एक्सिस हो जाएगी, है ना? ये y एक्सिस हो जाएगी, y एक्सिस में log k है, इसको लिख सकता हूं इंटू 1/t, है ना? ये अलग कर दिया मैंने 1/t को, तो ये हो जाएगा x, तो ये पूरा क्या बन जाएगा m, और ये log a क्या बन जाएगा? स्लोप। तो देखो y इक्वल टू mx प्लस c है, पर इसका स्लोप कितना है? इसकी m की वैल्यू कितनी है? इसकी जो m की वैल्यू है ये है माइनस EA अपान 2.303 R। यही तो है, हाँ। तो मतलब ये भी ग्राफ लीनियर है, y इक्वल टू mx प्लस c को फॉलो कर रहा है, पर इसकी भी स्लोप नेगेटिव है, तो ये भी लीनियर ही बनेगा। उस ग्राफ में इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो इसका इंटरसेप्ट है, c की वैल्यू है ये log a है, वहां पे ln a था, और यहाँ पे जो इसका स्लोप है m है, इसकी जो वैल्यू है ये है माइनस EA अपान 2.303 R। ये है, बोलो क्लियर है? आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं। अब दिस स्लोप ऑफ, किस ग्राफ का स्लोप अगर हम ऑब्टेन करें, किस ग्राफ का स्लोप इतना आता है? माइनस EA बाई 2.303 R। तो अभी हमने देखा अगर हम log k और 1/t के बीच का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा आता है। तो log k वर्सेस 1/t, ऑप्शन नंबर सी, ये एम्स 2016 का सवाल है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था भाई। आगे बढ़े, आइए अब एक इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बोलूं, अभी हमने पढ़ा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपान 2.303 RT। अब हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेट कांस्टेंट यानी k की वैल्यू बेटा बढ़ती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर T1 किया तो कुछ रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी K1। अब अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को T2 कर दिया, तो मान लेते हैं अब जो रेट कांस्टेंट हो गया K2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log a माइनस EA अपान 2.303 RT2। अब बेटा इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो तो क्या बोलोगे सर? ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1, इधर का माइनस कर लिया, बराबर log A माइनस EA अपान 2.303 RT2। ये माइनस कर देंगे किससे? log A माइनस EA अपान 2.303 RT1 से।
अब जब बेटा इसको माइनस करेंगे तो log a तो 0 हो जाएगा, log a में से log a हट जाएगा तो log a 0 हो गया। a बाई 2.303 r को मैंने कॉमन ले लिया, a बाई 2.303 r को कॉमन ले लिया। देखो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का a 2.303 r। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/t2 माइनस 1/t1। अब अगर इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं 1/t2 माइनस 1/t1? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2.303 r ये हो जाएगा 1/t1 माइनस 1/t2। सॉल्व। भाई इसको मैंने कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा 1/t1 माइनस 1/t2। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, log k2 माइनस log k1 की। log की एक प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस b को मैं बोल सकता हूं log a अपान b। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं log k2 अपान k1? तो बस इस चीज को आपको याद रखना है कि log k2 अपान k1 इक्वल टू a अपान 2.303 r 1/t2 माइनस 1/t1। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर कि log k2 अपान k1 इज इक्वल टू 2.303 log k2 अपान k1 इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने पढ़ा a अपान 2.303 r, a अपान 2.303 r और फिर 1/t1 माइनस 1/t2 माइनस 1/t2। सिंपल, कुछ नहीं करना। अब याद रखना यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 8.314। अब देखो भाई हमसे EA की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछा है ना। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल, यानी कि अगर मैं बोल देता हूं log k2 बाई k1, अगर k1 की वैल्यू 1 है तो रेट कांस्टेंट कितना हो गया, डबल हो गया। तो मतलब log k2 बाई k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डबल हो गया। तो मतलब log k1, मान लो k1 है तो log k2 कितना हो जाएगा 2k1, ये डबल हो गया। ये तो क्वेश्चन में बोला है इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 2.303 r की वैल्यू होती है 8.314, ठीक है बेटा, इंटू 1/t1। ठीक है, t1 कितना है, इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, केल्विन में ही रखना है, माइनस 1/310। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, आपको यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट को पढ़ते हैं। इसको हम लोग Q10 या म्यू से बोलते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि टेम्परेचर पहले हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था, किसी रिएक्शन, मान लो कोई रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी, है ना, ए और बी मिलकर के सी बना रहे थे। अब रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस से हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी कितना हुआ, चेंज कितना आया, 10 का चेंज आया ना, है ना, 10 यूनिट का चेंज आया। हाँ सर बिल्कुल 10 यूनिट का चेंज आया। या मैं ऐसा बोल दूं कि पहले रिएक्शन हो रही थी 100 केल्विन पे, अब टेम्परेचर चेंज करके कर दिया इसको 110 केल्विन। अब मैं पूछूं डेल्टा टी कितना हुआ बेटा, अब भी 10 यूनिट का चेंज आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल 10 यूनिट का चेंज आया। तो बेटा जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और लगभग 10 यूनिट का जो चेंज आए, 10 यूनिट का क्या आए, चेंज आए, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट उसी के लिए डिफाइन करते हैं। यानी जब कभी भी टेम्परेचर में 10 यूनिट का चेंज होगा तो एक चीज डिफाइन करेंगे जिसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये क्या होता है, इज द फैक्टर बाय विच द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज। इसमें क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है व्हेन द टेम्परेचर रेज बाय 10 यूनिट। मतलब क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। इसको डिफाइन करते हैं म्यू इज इक्वल टू K2 अपान K1 से। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। Q10 इक्वल टू, ऐसा भी बोल सकते हो Q10 इक्वल टू K2 अपान K1, है ना। तो ऐसा देखा गया है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर का चेंज 10 यूनिट का लगभग आता है ना, तो ऐसा देखा गया है कि जो म्यू की वैल्यू है ये क्या हो जाती है, ये बढ़ जाती है। समझ गए बात को? और बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रेट हो जाएगा रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका फॉर्मूला क्या होता है, K2 बाई K1। अच्छा, जब ऐसा हम लोग करते हैं, है ना, Q10 की वैल्यू जो होती है या म्यू की वैल्यू जो होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है, तो ऐसा देखा जाता है कि रेट जो हो जाता है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है। ऐसा देखा गया कि Q10 की वैल्यू ज्यादातर जो देखी गई, जैसे मान लो टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अब इससे रिएक्शन हुई, अब हो गया 35 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो log K2 बाई K1 की जो वैल्यू आएगी ना, जब हम ऐसा करेंगे
तो ऐसा हम देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब जब हम म्यू की वैल्यू निकालेंगे K2/K1 है ना, तो हम देखेंगे कि जो म्यू की वैल्यू आएगी वो 2 से 3 के बीच में आएगी। ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है। तो जब याद रखना, जब 10 डिग्री सेल्सियस 10 यूनिट का चेंज आता है तो जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ये बात हमको याद रखनी है। 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन भाई लास्ट टॉपिक है ना। फैक्टर किससे इफेक्ट करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आप बढ़ाओगे, है ना, रेट का फॉर्मूला पढ़े हो ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसेंट्रेशन। अब अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा। दूसरी चीज, टेम्परेचर बढ़ाओ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। भाई हमने पढ़ा है ना R=K। अब भाई अगर कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तब भी रेट बढ़ेगा। K की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब भी रेट बढ़ेगा। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ऐसा देखा जाता है कि जितनी ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट होगी उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो एरिया अगर बढ़ाओगे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की भी क्या होगी, बढ़ेगी। और सबसे लास्ट में एक चीज है जिसे बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है भाई, कैटलिस्ट जो होता है एक ऐसी चीज होती है, देखो आपने कहावत सुनी होगी कि सड़क और शिक्षक वहीं रह जाते हैं और दूसरों को उनके मंजिल पे पहुंचा देते हैं। वही काम करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जाता है, एक रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करा देता है, एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है बिना खुद को कोई नुकसान पहुंचाए। जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देगा खुद भाग जाएगा, बिना खुद को यूटिलाइज किए हुए वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा देता है। ये काम होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या होते हैं, अब देखो एक क्वेश्चन आया, कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट कंसंट्रेशन करता है, टेम्परेचर भी करता है, कैटलिस्ट भी करता है। तो एंथैल्पी चेंज जो होगा ये हमारा सही हो जाएगा। डज नॉट पूछा है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, कैटलिस्ट अच्छा है तो जल्दी रिएक्शन हो जाएगी यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब कैटलिस्ट क्या होता है समझते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, कैटलिस्ट इज यूजुअली a substance which increases the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change। बिना अपने अंदर कोई बदलाव किए हुए क्या कर देता है, ये एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसे मान लो A+B gives out C। अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करूंगा तो पहले मान लो इस रिएक्शन को होने में ज्यादा टाइम लगता था, पहले मान लो इस रिएक्शन को होने में लगता था 20 मिनट। अब जैसे मैं कैटलिस्ट डालूंगा तो हो सकता है रिएक्शन 1 ही मिनट में कंप्लीट हो जाए। मतलब कैटलिस्ट क्या कर देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अब कैटलिस्ट भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो रेट को बढ़ा देगा, नेगेटिव होगा तो कम कर देगा। पर यूजुअली जो कैटलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। तो याद रखना, a catalyst is a substance which changes usually increases the rate of chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change। बिना अपने अंदर कोई बदलाव किए हुए, यानी जैसा कैटलिस्ट गया था रिएक्शन होने के बाद में उसी अमाउंट में बिना अपने आप को खर्च किए, मतलब ये जाता है बैठ जाता है, रिएक्शन हो जाती है भाग आता है, इसका इतना सा काम होता है। रिएक्शन को करवा के वापिस हो जाता है। जैसे ये डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा, इसमें एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बना हुआ है, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक आपको मैं ग्राफ बताऊं तो कुछ ऐसा बना हुआ है ना। अब मैंने कहा था ना रिएक्टेंट का जो पार्टिकल है ना, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है ना ए, वो कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट बी में, यानी ए गिव्स आउट बी है, ऐसा कुछ है। तो भाई एक बात याद रखना, ये जो रिएक्टेंट है ना इसकी एनर्जी देखो कम है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, है ना, यानी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। कैसे पता सर आपको, अरे यार देख लो ना, रिएक्टेंट की एनर्जी नीचे है, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रही है, तो जब रिएक्शन बिना कैटलिस्ट की हो रही है तो कम से कम इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए, है ना। और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते थे, एक्टिवेशन एनर्जी ई, यानी इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने की एनर्जी होनी चाहिए थी, है ना, होनी चाहिए थी। लेकिन मान लो हमने कोई कैटलिस्ट डाल दिया, क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। तो जब मैं कैटलिस्ट को डाल दूंगा तो जो रिएक्शन होगी इसका ये क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है,
ये कुछ नहीं करता, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितनी होती थी, पहले एक्टिवेशन एनर्जी होती थी इतनी, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कर दिया इतना, तो मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, अब इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। सर ऐसा कैसे कर दिया? देखो ये ना रिएक्शन के पाथ को बदल देता है। देखो जैसे मान लो ए से बी बनने के दो रास्ते थे, एक रास्ता लंबा सा था, इसको यहां तक जाना पड़ता था, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होती थी, तो लेकिन जब हमने कैटलिस्ट का डाल दिया है ना, ये जब रिएक्शन विथ कैटलिस्ट हुई, रिएक्शन विथ कैटलिस्ट हुई, तो इसने क्या कर दिया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो कैटलिस्ट का काम ये होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी थी इसको इसने लोअर कर दिया, है ना, रिएक्शन की मैकेनिज्म को चेंज कर दिया, किसी दूसरे पाथ से रिएक्शन को करा दिया, उस रास्ते से रिएक्शन को कराया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम थी। तो देखो पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी यहां तक होती थी, ये होती थी, है ना, जब अनकैटलाइज्ड रिएक्शन था, जब कोई कैटलिस्ट नहीं था। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट को डाल दिया तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। तो जब विद कैटलिस्ट रिएक्शन होती है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। बस यही था पूरा चैप्टर। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग ऐसे ही लग करके मेहनत करके पढ़ते रहिए, है ना, ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, हमारे साथ जुड़ जाएं, है ना। सारे लेक्चर्स ऐसे ही धुआंधार पढ़ाए जाते हैं। और इसके बाद बेटा मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आज जा करके केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू कर लेना, नीट और जेई का लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू ऑफ नीट एंड जेई, ये बेटा कर ही लेना है, ये आपका होमवर्क है। मैं इतनी चीज आपको देता हूं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।